मित्रों नमस्कार। बातों बातों में कि आज की कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्टीव मिश्र। ये सिलसिला मार्च में हमने शुरू किया था। आप सबकी कृपा से इस कार्यक्रम में समय समय पर आने वाले मित्रों की कृपा से, कलाकार मित्रों की कृपा से लगातार ये परवान चढ़ा है। आज हमारे अतिथि, हमारे मेहमान देश के जाने माने रंगकर्मी लोकेंद्र त्रिवेदी जी हैं, जो वैसे तो ऑनलाइन हो चुके हैं, पर मैंने भाई साहब आपको क्या मैं रोके रखूं 5 मिनट? थोड़ा जाजम बिस जाए, मैं आपके बारे में कुछ बता दूं सबको, या एक ये भी लगता है कि आप आ गए तो आपका लाभ लेकर बात शुरू कर दूं, जैसा आप बोले। श्याम सुंदर जी आपका स्वागत करते हैं हार्दिक। जुड़ जाते हैं, बात शुरू हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जुड़ जाते हैं। रॉबिन डेविड सर, आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। भाई केजी त्रिवेदी आ गए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। दादा नमस्ते। दादा जय हो। मेरी आवाज आ रही है ठीक ठाक? जी बिल्कुल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। जी। और ये सब अभी सब मित्र लोग आना शुरू है। रॉबिन डेविड साहब आए हैं, केजी त्रिवेदी आ गए हैं, कृति मिश्रा ये हमारी बेटी है कृति मिश्रा, अरे वाह। अशोक हैं, जय। श्याम सुंदर जी बम्बई में रहते हैं और थिएटर अपने श्रीनिवास मित्र। जो आपके मित्र हैं, आपके अच्छे मित्र हैं। तो हाँ। इस तरह से आपको ये बताना चाहूंगा भाई साहब कि ये बातों बातों में कार्यक्रम ऐसे अकस्मात मार्च में जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तो हम लोगों ने, मैं पर्सनली मुझे लगा कि एक संवाद की कोई संभावना कैसे बन सकती है और एक शाम अच्छी कैसे बिताई जाए रचनात्मक। तो लेखकों कलाकार मित्रों से बात की और एक रूपरेखा बनी, तो फिर ये शुरू कर दिया। तो अब ये सब आप सबकी दुआ बहुत है कि ये शानदार आज। शुरुआत है। ये एक तरह से संवाद होते रहना बहुत जरूरी है। सारी मुसीबतों में बातचीत तो कर पा रहे हैं, एक दूसरे को देख तो पा रहे हैं। जी। और इसमें ये सबसे बड़ी बात जो मुझे हमेशा लगती है कि आप सबके लाइफ और क्रिएशन से जो हम सबको जानने को मिलता है, और भी जो नई पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी जो इस क्षेत्र में काम कर रही हो या आपके माध्यम से अलग दूसरे माध्यम में काम कर रही हो, तो भी उन सबके लिए वो प्रेरणा है कि कैसे एक दुनिया में लगातार कितने साल एक व्यक्ति काम करता है, क्रिएटिविटी जूझता है, तब जाकर वो कुछ कहीं से वो स्वनाम धन्य होता है। और कला और इन सब में उपलब्धियों का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जी। कभी भी कोई सुंदर सी वेबसाइट, कोई भी फोटोशॉप में किया हुआ चमकदार काम, ये हम्म। आपको कहीं भी नहीं पहुंचाएगा। वो आपको पहुंचाएगा आपका काम ही, आपका अनुभव, उम्र, जी। आपने जो सीखा है, जो धीरज का प्रदर्शन किया है चीजों को प्राप्त करने में। तो आपका आत्मी स्वागत करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप कुछ। हैं हमारे साथ। और वही उज्जैन उज्जैन से एक परंपरा शुरू होती है और एक सपना शुरू होता है जो फिर देश में जाके, देश की राजधानी में जाके ठहरता है, और वहां से फिर उसका एक फैलाव पूरी दुनिया में होता है। कल जब मैं वही आपके बारे में मैं एक रिवाइज कर रहा था, वैसे तो इतने वर्षों से आपका स्नेह और आत्मीयता मिली है, हम्म। तो ये सब संख्याएं मुझे बहुत रोमांचित कर रही थी। 170 से अधिक कार्यशालाएं, 150 से अधिक नाटक, और ये लगातार इन रंग संगीत के 150 से अधिक कार्य जो विभिन्न नाटकों को लेकर किए। फिर पूरे देश की अलग अलग लोक नाट्य विधाओं को लेकर आपने जो लगातार वहां जाकर उन लोगों के बीच रहकर उनकी परंपराओं को समझकर एक एक सूत्रता और एक तारतम्य जो आपने शोध किया कि कैसे आंचलिकता और आंचलिकता में पनपते हुए ये लोक तत्व किस तरह मनुष्य जीवन और भारतीय परंपरा की रक्षा करते हैं, संस्कृति की रक्षा करते हैं। तो इन सब के बारे में हमारे जानने की बहुत हार्दिक इच्छा है। पहले बात उज्जैन से शुरू करते हैं कि उज्जैन में आपका जन्म हुआ, कर्मभूमि आपकी रही। उज्जैन आप कब तक रहे और फिर किन प्रयोजनों के साथ आपका दिल्ली आना हो? उज्जैन में तो मैं पैदाइश 1956 में हुई
और उसके बाद में वहीं रहा मैं करीब 78 तक। जब मैं बीस जी। इक्कीस साल का हो गया था तब तक मैं वहां था। और इस दौरान सारा कुछ मतलब जो एजुकेशन था वो तो मतलब कि था ही, लेकिन घर में पांडित्य परंपरा थी, पूजा जी। पाठ, तरह तरह की गतिविधियां। मैं खुद घाट पे बैठता था, हम्म। कुछ तरह की शादी ब्याह, मुहूर्त निकालना, कथा वाचन के लिए जाना, इस तरह के सब काम करता था। और हाँ, हाँ। शायद यही जीवन था तब, मतलब कि कुछ सपने तो नहीं थे, लेकिन लगता था कि घाट पे बैठे हुए शायद इससे भी कोई और दुनिया हो सकती है, तो उसकी तलाश जरूर थी। फादर मेरे बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर थे, तो वो घर के अंदर सब चीजें देखी बचपन से। तो उसने हाँ। एक अंदर कुछ कहना चाहिए खुरापात शुरू की। तो मैं भी हम्म। धीरे धीरे तबला बजाने लगा। तबला था घर में, हारमोनियम था, हम्म। कुछ उनको गाते हुए देखा तो मतलब कि मैं भी मतलब कि गाने में सक्रिय हुआ। और इस तरह से ये चीजों के साथ में मैंने एक ऑर्केस्ट्रा बना लिया। थोड़ा सा जब मैं 16-17 साल का बन गया हो गया, तब मैंने एक हाँ, ऑर्केस्ट्रा शुरू किया। और उस हाँ। ऑर्केस्ट्रा की वजह से मुझे एक प्ले के अंदर म्यूजिक करने आना पड़ा। तो उसके क्या प्रोग्राम बात। था। तो उस म्यूजिक के अंदर जब गया तो मतलब कुछ दिनों तक काम करते रहे, और एक पता चला कि वो एक एक्टर भाग गया है इन वक्त पे, 2-3 दिन थे। तो हाँ। मुझे डायरेक्टर ने खड़ा कर दिया, तुम खड़े हो, है जहाँ जहाँ मतलब म्यूजिक है उधर चले जाना, बाकी तो तुम बैठे ही रहते हो, तो तुम मतलब कुछ उसमें रोल करो। तो हाँ। मैं पहले तो आनाकानी की, लेकिन फिर एक बार मैंने किया। तो किया तो मतलब कि ये हुआ कि दूसरे दिन के अखबारों के अंदर उसमें कुछ इस तरीके की चर्चा हो गई, तो मतलब कि थोड़ा हौसला बढ़ा कि नहीं, मैं अपने आप को एक्सप्रेस इस मीडियम में भी कर सकता हूँ। और धीरे हम्म। धीरे फिर रामलीला और माच और इस तरीके की जो पारंपरिक चीजें थी वो मतलब उसमें पहले मैं जुड़ा ही हुआ था, थोड़ा बहुत करता था, लेकिन फिर हम्म। आधुनिक चीजों के साथ भी जुड़ा। फिर उज्जैन में हम्म। परंपरा थी कि कालिदास एकेडमी तो बाद में बनी, लेकिन हमारे बचपन में मुझे याद है कि करीब हम्म। 25-25, 30-30 हजार लोग शहर के अंदर एक जगह हुआ करती थी, जहां पर ये कालिदास समारोह होता था। हम्म। 25-30 हजार लोग बैठ के मतलब के आराम से घर से अपने टाट ले जाते थे, टाट पे बिछा के मतलब बैठते थे और बहुत आनंद आता था। अब हम्म। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या था, लेकिन बस जाके वहां ऐसा लगता था ये कुछ अलग चीज हो रही है जो स्टेज पे हो रही है, वो हमें नहीं मालूम है। तो वहां पर मैंने शांता गांधी को देखा, पडिक्कर साहब को देखा, वहीं मैंने हबीब तनवीर का चरणदास चोर देखा। अब वो हर हम्म। जिस दिन चरणदास चोर था उस दिन कम से कम 40 से 45 हजार लोग देख रहे थे। ओह। और मैं बिल्कुल पीछे था, मैं घुसने की कोशिश कर रहा था, तो मतलब कि वहां पे क्या हुआ कि बहुत भीड़ की वजह से पुलिस ने पीछे डंडे चला दिए। तो मेरा ये हाथ हम्म। पे डंडा मारा तो हाथ टूट गया। लेकिन ओह। उसके बावजूद भी मतलब वो पूरे नाटक के अंदर एक दीवार पे चढ़ के बैठ के देखते रहा। तो इस तरह से मतलब कि एक जिज्ञासा से ये नाटक तक पहुंचे। और फिर जब यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो फिर डॉक्टर प्रभात भट्टाचार्य जैसे गुरु से मतलब कि मुलाकात हुई, हम्म। जिन्होंने वहाँ स्टूडेंट वेलफेयर के लिए बहुत काम करते थे। वो वहाँ जी, जी। मैं ही नहीं, मेरे जैसे कम से कम नहीं करते, 200-500 लोगों उनके अलग अलग विधाओं के अंदर आप जानते ही हैं कि मतलब वो निकले। हाँ। उन्होंने हर एक किसी को आगे बढ़ाने में अपने दिल से और जेब से जो भी उनसे हो सका जरूर किया। तो उनकी कृपा रही, तो उस वजह से मतलब कि मैं एक 2 साल का कोर्स शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश हम्म। नाटक लोक कला एकेडमी, तो मैं उसको ज्वाइन किया। फिर हाँ, हाँ। बज्जू भाई आए, फिर उसमें एम के रैना, बंसी भाई और तमाम मतलब कि कम से कम 50 से ज्यादा एनएसडियंस को मैंने पहली बार देखा। लेकिन हम्म। तब तक भी मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं एनएसडी जाऊंगा। हम्म। ग्रेजुएशन हो गया तो मेरे को रिजर्व बैंक में नौकरी मिल गई, तो मैं वहां पहुंचा। तो कुछ दिन तक तब तक देवास में नोट प्रेस खुला ही खुला था, तो वहां रोज जाके वो खाली कागज गिनते थे। तो बहुत उससे कोफ्त होने लगी, तो वो मैंने छोड़ दी। तो एम के रैना साहब ने कहा क्या बेवकूफी का काम कर रहा है तू एनएसडी का भर इस बार। उसी हम्म। वक्त ये हुआ कि हमारा डिप्लोमा कंप्लीट हो रहा था, और कारंजी, नेमीचंद जैन और ये तमाम लोग मतलब कि आए उसके अंदर। हम्म। इन्होंने अभिमारक नाटक देखा। मैं उसमें माच स्टाइल में बहुत हाई पिच में गाया करता था उस वक्त में, गुरु ओम प्रकाश जी की कृपा से। हम्म। हम्म। उन्होंने देखा और बैक स्टेज में आते सी उन्होंने कहा कि वो कहाँ का लड़का जो अभिमारक करता था।
तो हम्म। मैं पीछे मेकअप उतारा तो मैंने कहा सर मैं इधर, तो तुम, मैंने सुना एनएसजी आना चाहते हो, आ जाओ तुम्हारा हो गया है। तो तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी मतलब कि वो घटना थी। एक घाट पे बैठने वाले पुरोहित की जिंदगी से मुझे लगा कि एक ऐसी जिंदगी शुरू होने जा रही है जो मैं सोच नहीं सकता। और वो एक मौका मिला मेरे को, ड्रामा स्कूल आ गया। और इस तरह से उज्जैन की जर्नी करीब करीब 21 साल, 22 साल की उम्र, 21.5 साल की उम्र में मैंने उज्जैन शहर छोड़ा। अच्छा, मैं आपको वहीं वापस ऑर्केस्ट्रा वाले संसार में ले चलता हूँ वापस जी कि उस समय वो सचमुच में ऑर्केस्ट्रा का एक पूरा माहौल हुआ करता था। जी जो शहरों के हम सब एक ही जैसे शहरों के रहने वाले हैं। शहरों हम्म, में जो गणेश जी का या दुर्गा जी का उत्सव होता था या और भी कई उत्सव होते थे, तो जी जी ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाना और उस समय कंटेम्प्रेरी समय में जो फिल्मी गाने होते थे उनको गाना। हम्म, और 3-4 कलाकार ऐसे होते थे जो किसी न किसी आवाज से मैच करते थे, उनकी आवाज में जी, गाने सुनना। हम्म, तो एक ऑर्केस्ट्रा का भी एक बड़ा चलन था, बिल्कुल, जिसमें जिसमें माउथ ऑर्गन, जिसमें बेंजो, ऐसे ऐसे साज होते थे जो फिर बाद में लुप्त हो गए। आज उनका कोई जी जी लेकिन जी, वो सब पूरा बांगो बजाते थे बाबू, घुटने में रख के। ये हाँ, सब तो वो ऑर्केस्ट्रा का समय भी थोड़ा सा याद कीजिए कि आप कहाँ कहाँ जाते थे, आप उसमें गाते थे या बजाते थे मैं या उसमें किस तरह दोनों से? काम करता था। मैं उसमें तबला बजाता था, ढोलक बजाता था। तब कुछ पैसे इकट्ठे किए तो 60 रुपए में हम लोग कॉन्गो इंदौर से खरीद के लाए थे। हाँ और वो भी तांगे में रख के, वहां दंगे हो गए तो तांगे में रख के किसी तरह बस स्टैंड आए और बस में बैठ के भाग के आए। और हाँ। तो 60 रुपए का एक कॉन्गो हमारे पास में था, और वो भी हम्म। बजाता था मैं। और मोहम्मद रफी की आवाज में जितने गाने उस वक्त होते थे, मेरे घर में रेडियो नहीं था, तो एक पान हम्म। की दुकान पे वो वो वाला लगता था, वो लंका से जो आता था, अमीन सयानी वाला। वो सिलोन वहीं सिलोन। पे 2 3 4 5 बार सुनने के बाद में ही, आप हाँ मानेंगे नहीं उस वक्त तो कैसी मतलब वो थी कि याद हो जाते थे वो गाने। और गाते थे बहुत शानदार तरीके से। जगह जगह छोटे छोटे मोहल्लों में, वही आप जो कह रहे हैं कि गणेश उत्सव हुए या कुछ वो सब नवरात्र हुए, तो वो उज्जैन में तो हीरोशिप त्योहार होती थी। है। वो हीरोशिप कहलाती थी, शहर में फिर लोग अपने को उस तरह पहचानते थे हाँ, कि और अरे ये तो वही कलाकार है, जी 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 उस बिल्कुल। तरह से। तो वही आप जो बोल रहे हैं वो सब गायब हो गए। एक मेरा एक दोस्त था सोनी, वो बेंजो बजाता था। ये एक हाँ मोहन कसेरा था जो किशोर कुमार की आवाज में गाता था। और इस तरह से हम लोगों ने 5 6 लोगों का एक ग्रुप था, जो मतलब कि हम लगातार प्रैक्टिस भी करते थे और जाके परफॉर्मेंस भी करते थे। और प्रैक्टिस ज्यादा करते थे, परफॉर्मेंस से कम ही होते थे। लेकिन हाँ। जब भी मिल जाते थे उसको मतलब कि एंजॉय करते थे। प्रैक्टिस का बड़ा वो माहौल होता था कि जब मौका जी मिल जी, गया कि लगातार बीच में तैयारी कहीं रुके नहीं, और नए हम्म, हर हर जो नया गाना आ रहा है वो तैयार हम लोग पहले कर लें। जी जी मुझे भी ऐसे भोपाल की ऑर्केस्ट्रा की मेमोरी जिसे मैं सुनता था, यहाँ पर एक प्रिंस ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था बड़ा फेमस। जी, तो उसमें भी वही हीरोशिप की, मतलब वो कलाकार फिर कहीं जन्नत मिल गए कहीं शहर में बाजार में, तो फिर ऑटोग्राफ लेने की इच्छा होती और मतलब कभी कभी मतलब क्या, अपने यहाँ तो पूरी चाय नहीं पिलाने की, मालवे में तो आदत है, आधी चाय पिलाते हैं। तो थी। कट पिलाते थे, अरे भैया अपने ऑर्केस्ट्रा वाले भाई साहब है यार, मोहम्मद रफी क्या गाते हैं भैया, है आधा कप चाय पिलाओ इनको। तो आधे कप वो खुश हो जाते थे। बहुत दिलचस्प होता, पूरा वो एक समय था जी जिसको हम लोगों ने व्यतीत किया। संदीप नागर जुड़े हैं इसमें, राघव राज भट्ट जी हैं जो जी हैदराबाद से हैं, बिरजू जी महाराज के शिष्य हैं, कथक के जी जी, सीनियर मैं राघव डांसर। को भी जानता हूँ अच्छी तरह से। हाँ वो हमारे है तो। हमसे कुछ साल बाद ही मतलब कि वो वहां पे कथक केंद्र में थे, तो एक साथ ही थे ना, एक ही बिल्डिंग में। हाँ वो ये जब एक बार आए थे तो बताया था कि वो एक ही परिसर में लगता था। हाँ, एक ही तो परिसर में थे। तो ड्रामा स्कूल और कथक केंद्र में आपस में बहुत सहकार था, मित्रता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि पता नहीं किन्होंने कहा था कि बोले शादियां भी हुई। ये है ना हमारे श्याम बाबू है तो सही, श्याम सुंदर जी अभी भाभी के साथ में मुलाकात इनकी वही हुई है, और उसी अच्छा दौरान अच्छा। शादी हुई है। रवि झाकल है, फिर अजय जैन जयरूप जीवन कहलाते आजकल वो है, फिर हाँ पंकज कपूर। और इस तरह से मतलब सिलसिला रहा है काफी, मतलब कि स्नेह रहा है। बोले वो ऐसा संध्याना टाइप था बोले, जी दंत जी जी विद्यालय और कथक केंद्र। जी जी। तो ये उन्होंने मतलब
उन्होंने ही बताया था अपना, प्रोफेसर सुधीर कुलकर्णी जी की वाइफ है प्रभजोत जी, उन्होंने भी ये हाँ, सब प्रद्योत जी। बताया। वो एक पूरा वो भी उस एक समय था। जी ड्रामा जी। स्कूल में आप जब पहुंचे तो फिर वहां पर ये सारे बहुत लीजेंड लोगों के साथ आपको रहने का मौका मिला, काम करने का? कारण जी के साथ में सबसे पहले पहला ही प्रोडक्शन था अंधेर नगरी चौपट राजा। और वो हाँ। दौर था जब इमरजेंसी के पहले, अगर आपको याद हो तो, मतलब कि प्रोफेसर सत्यव्रत सिन्हा ने अंधे नगरी किया था उस वक्त की हम्म। सरकार के खिलाफ। उसके अंदर मजाक उड़ाते हुए। और हम्म। जैसे ही ये दूसरी सरकार आई तो इसके भी पतन बहुत जल्दी शुरू हो गए थे, आपस में खूब लड़ रहे थे। तो करण जी ने हम्म। उस पे एक प्ले की, वही वही वाला प्ले, सेम टेक्स्ट जो आई हुई सरकार थी उसको हाँ। आघात करने के लिए 25 शो हमने लगातार किए उसके। और हाँ। अपरोक्ष रूप से वो था, कोई मतलब कि आर्टिस्ट तो कोई झंडा लेके तो खड़ा नहीं होता, लेकिन अपरोक्ष रूप से उसके पीछे अंडर करंट यही था हाँ, वो प्रतिवाद कि था, एक तरह का सांस्कृतिक प्रतिवाद कहा जाता जी था। जी, सांस्कृतिक जो प्रतिवाद। पॉलिटिकल उससे कोई वो लेना देना नहीं, लेकिन हाँ एक समझ कि हमें किसी तरह से अपनी बात इस समय को अंदर, जनता या जो दुर्दशा हो रही है देश की, या पिछड़ापन आ रहा है और ज्यादा, उसके विरोध में हमें अपने कला से माध्यमों से क्या कह सकते हैं, ये था। विनय उपाध्याय जी भी ज्वाइन हुए हैं, ये भी आपको जानते जी हैं अच्छी तरह। प्रणाम, उनको भी हाँ। नमस्कार। ये सब एक पूरी एक जर्नी है जिसमें साथ साथ हमने भी आपको इस तरह से फलीभूत होते देखा। मुझे मार्च को लेकर आपने, वैसे तो देश की बहुत सारी नाट्य विधाओं के साथ आपने काम किया है, लोक नाट्य विधाओं के साथ, जी जी जी। लेकिन मार्च को लेकर जो आपने किया है, थोड़ा मार्च के बारे में जरूर हमारे जो मित्र सुन रहे हैं आपके हम्म। माध्यम से, उसका जो क्रीम पक्ष है उसकी विधा का, कितने साल पुरानी परंपरा है, कैसे फिर आपने उसको उसकी गुरु भाई ओम ये, प्रकाश जी। जी ओम प्रकाश जी का जो घराना है, तीन घराने मतलब के आज मतलब के जाने जाते हैं। तो हम्म। एक कालूराम उस्ताद का, एक हाँ। शैली जो है बालमुकुंद उस्ताद की, और एक राधा कृष्ण जी की। लेकिन जी इसके जी। भी पहले एक अखाड़ा होता था, वो था गुरु गोपाल जी का। वो गए जी थे जी। कहीं, कहते हैं कि राजस्थान गए थे, और वो होता था हाँ। आनंद भैरव करके एक जगह थी। करीब अब से हम्म। 200 साल के पहले की बात होगी, 200 सवा 200 साल पहले। हम्म। शहर के मतलब छतरी चौक से पास में एक जगह है, तब में हम्म। थोड़ा मैदान था, तो बहुत पास पास मतलब बिल्डिंगें बन गई है। तो वहां जी पर जी। ये पहले पहले किया जाता था। और वो 2 दिन का या 3 दिन का या 5 दिन का इस तरह से किया जाता था। वहीं से फिर अलग अलग मंडलियां निकली। तो कुछ बाल मुकुंद जी के साथ में कुछ ऐसा कहते हैं कि वो कुछ हो गया था वहां दुर्व्यवहार, उन्होंने जाके अपनी एक मंडली बनाई। फिर मतलब कि वही। ऐसे ही कुछ राधा कृष्ण जी ने जाके अपनी एक मंडली बनाई। मूल मंडली जो मतलब के थी गोपाल जी की, वो भी धीरे से खत्म हो गई। तो इस मंडली से के अंदर गुरु गुरु कालीराम जी उस्ताद भी थे, जो ओम प्रकाश जी के दादाजी हुआ करते थे। हम्म। उन्होंने फिर एक मंडली वहां बनाई दौलतगंज में, क्योंकि यहाँ की खत्म हो गई थी, तो नए तरह से बनाई जहाँ मंडी थी। ये जी जी। बरसात से पहले की जाने वाली मतलब वो थी। जब कटाई हो गई, तो कटाई के बाद और बरसात शुरू होने के पहले जो समय था, अ, होली से एक तरह से मान ले हम कि होली से शुरुआत होती थी, और ये हम्म। बरसात तक मतलब कि इसका मतलब कि होते ही होते थे इसके शो। और हाँ। हाँ। एक दिन का अगर तय हुआ कि एक दिन का होगा, तो कभी कभी ये होता है कि जो जिन मोहल्लों में हो रहा है, जैसे हमारे हम्म। सोना चांदी मार्केट में होता था, पटरनी बाजार जिसको कहते हैं, मेरा घर जहाँ है, तो हम्म। वहां एक दिन का हुआ। लेकिन मतलब कि वहां के सारे बनियों ने बोल दिया, नहीं जी इसको और करो, हम्म। ये लो पैसे जितने चाहिए। तो फिर हम्म। 3 दिन का होता था, अलग अलग खेल होते थे, हर दिन अलग खेल, वो तैयारी हो जाती थी पहले से ही। वो 3 दिन के खेल होते थे, कभी कभी 5-5 दिन के खेल होते थे। और इस तरह से ही कटाई के बाद में जो मंडियों में सामान आता था, तो दौलतगंज जो सबसे बड़ी मंडी होती थी उस वक्त में, वहां हम्म। रात में गाड़ियां आ जाती थी। तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए क्या करें, तो रात भर हम्म। ये होता था। तो वहां के जो बड़े आड़तीये या बनिए या उस तरीके के वो थे, जहां पर हम्म। ये उमाकांत रमाकांत का मूल घर है, जो मतलब कि है सखीपुरे के मैं पास है, समझ। यहाँ जी एक जी। बड़ा मैदान हुआ करता था। तो वहां पर ये परफॉर्मेंस होते थे मदछक भैरव के सामने।
जो हाँ बाल मुकुंद जी के होते थे वो उज्जैन शहर से, जहाँ हमारा ये बना हुआ है त्रिवेणी, त्रिवेणी हाँ से आगे की तरफ जो है जो लालपुल की तरफ जो पूरा इलाका है, वहां पर मूल अखाड़ा था इनका, वहां होता था ये बालमुकुंद जी हाँ वाला। और हाँ हाँ राधा किशन जी का होता था मालीपुरे से अंदर की तरफ एक भाट गली है वहां पर। इस तरह भाट से गली मतलब जी। कि ये तीन अखाड़ों की वो जगह, जहां से फिर सिद्धेश्वर सेन जी ने उसका अखाड़े को आगे टेक ओवर किया। और ये तो मार्च की पूरी कहानी ये है कि करीब 200 सवा 200 साल पहले गुरु गोपाल गुरु ने इसको शुरू किया था। हम्म जो एक भैर, और हर एक के अंदर भैरवनाथ की पूजा के बगैर हो नहीं सकता है। हम्म। तो भैरव इंपॉर्टेंट मतलब कि एक तरह से देव है, देव भी है, और हाँ शायद एक वो भी है, प्रवृत्ति भी है मनुष्य की शायद। कटाई के बाद में मतलब कि जब आराम में है तो पीते खाते मस्ती करते, मतलब कि तरह तरह की चीजें कंज्यूम करते थे, रात रात भर बैठते थे, 25-25 50-50। और मैंने बालमुकुंद जी के अखाड़े में तो देखे 200-200 लोग टेक लगाते हैं सिर्फ वो जो गाना गाया है मेन एक्टर ने या मतलब सिंगर ने, उसके बाद में हाँ 200-200 लोग टेक उठा रहे हैं। और एक जैसे बताइए। सुनते हैं इतना आनंद आता था कि जिसका जवाब नहीं। तो ये एक तो माच के कुल मिला के ये कहानी है। फिर अलग अलग उसमें बाल मुकुंद जी ने अपनी किताबें भी छपाई। जो हम्म मगरमुआ गली के अंदर एक खिरनी की गली है, वहां पर एक हम्म। पब्लिशर थे जिन्होंने मतलब वो सारी किताबें छापी थी। और गोपाल मंदिर के पास में सड़क पे ही बिकती थी, मुझे अच्छी तरह याद है। वो मैंने तो सुना है कि प्रकाशक महोदय को भी बड़ा उत्साह था मार्क्स की किताबें छापने का। हाँ, उनको बहुत मजा आता था। वो मतलब कि गुरु जी थे, पंडित जी थे, हाँ हाँ हाँ। गुजर गौड़ ब्राह्मण थे, और मतलब उन्होंने वो पब्लिकेशन किया था। अब तो पूरा परिवार, अब मैं शायद उसमें शायद कोई बच्चे हों तो हों, लेकिन वो पब्लिकेशन तब उनके रहते रहते ही खत्म हो गया था, बाद में तो किसी ने चलाया ही नहीं। तो ये एक पब्लिकेशन भी उसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ। बाकी मंडलियों ने अपने वो जो खेल थे वो दस्तरियों में रखे, हाँ बही हाँ खातों के अंदर। वो कभी किसी को दिए नहीं और न कभी छापे। अब ये आज तक भी मतलब के राधा किशन जी के अखाड़े के मतलब के खेल नहीं छपे हैं, कालूराम उस्ताद के नहीं छपे हैं। तो ये मतलब ये बहुत। कि जबकि इनकी ये मूल्यवान धरोहर है, हाँ ये कहा जाता है कि कहा बहुत जाते बहुत हैं। ये बहुत रेयर रेयर चीजें हैं, और इनको ये रखे रखे नष्ट ना हो जाए, इनको प्रकाश पे आना चाहिए। जी कुछ जी पहल जी कर रहा हूँ भाई साहब उस तरह की। एक बार मेरी जी अभी जी। कुछ ही दिन पहले बल्कि ओम प्रकाश जी से बात भी नहीं हुई है। नहीं, मैं तो इसीलिए तो आपको दरखास्त कर रहा हूँ कि आप ही कर सकते हैं ये लोग। आप लोगों की टीम जो है ना, इस तरह की चीजों की चुनौती लेने के लिए मतलब क्या कहना है, बदनाम है। क्या अच्छे अच्छे काम को करो आप। और मतलब ये इसके अंदर जो भी सहयोग की जरूरत है, मतलब मैं भी अपने दिल बिल्कुल। से लगूंगा इसके अंदर, कोई जी परेशानी जी। नहीं। वो एक एक हमको बड़ा एक आर्टिकल लिखने का मौका आया था मार्च पर, तो हमने आप सबके मार्गदर्शन में फिर लिखा था संगना कीजिए। जी जी उनका एक संगीत नाटक अकेडमी की एक बड़ी पत्रिका के लिए। जी तो जी फिर उससे मैं ओम प्रकाश जी और उनकी निष्ठा से मैं इतना जुड़ गया। मुझे लगता है कि एक आदमी कितना संत की तरह अपने परंपरा और अपने पूर्वजों की थाती के साथ जुड़ा हुआ है आज तक, जी। और उतने ही स्वाभिमानी है, उतने ही मतलब जरा भी कहीं से भी ऐसे नहीं लगते कि जो वक्त के साथ जो होते हैं ना कुछ लोग परिवर्तित होते हैं, या कुछ भी किसी भी तरह की खैरात या सहायता की अपेक्षा करते, तो सबसे अलग एक अलग ही किस्म के पंडित जी हैं। मैं असल मैं में क्या बल्कि है, इनके सबके अपने जो जो भी ये कलाकार रहे हैं, सबके अपने और व्यवसाय भी रहे हैं। जैसे है ना, हाँ मतलब अब हम हैं तो हमारा व्यवसाय सिर्फ मतलब कि थिएटर है। लेकिन नहीं, ये लोग मतलब कि शो क्या करते हैं, लेकिन माली है तो माली का काम करते हैं। खेत है बड़े बड़े, आप नंदू भैया को देख लीजिए, मतलब उनके इतने बड़े बड़े खेत है, फूलों की खेती है, और फूल के मतलब 2-3 दुकानें हैं जिसपे बिजनेस होता है। तो मतलब ये लोग मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो, तो इनके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है जो मतलब कि हमारे अपने शहर में हो जाती है ये। लेकिन हाँ। जब भिड़ते हैं तो उसको बिल्कुल भक्ति भाव से करते हैं। और ये भक्ति भाव ही हमारे शहर के अंदर गायब है। ये वहां सही पर कह रहे है, ये वहां गुरु परंपरा है। अगर गुरु जी चले गए हैं तो उनकी तलवार रखी जाती है और उसको प्रणाम करते हैं, या पोथी रखी जाती है, या उनका साफा रखा जाता है, और उसको एक एक आदमी आके प्रणाम करता है। और फिर जब वो शुरू होता है तो जो कुछ भी रचता है वो एक नया संसार होता है। उस समय जब मार्च इस तरह से हुआ करता था तो फिर सैकड़ों हजारों लोग देखा भी करते थे, परिवार के परिवार आके रात भर तक।
भाई जी मेरा ख्याल है कि सारी दुकानें जैसे बंद होती थी तो 10 बजे के आसपास मैच शुरू होता था, तो 10 से 12 तक तो मतलब कि कुछ गणपति वंदना, भैरव वंदना और महाकाल की वंदना, सरस्वती माता और गणकाली का और तमाम मतलब के माता और हाँ देवी और देवी देवताओं की मतलब के वो होती थी। फिर समसामयिक विषयों पे आ जाते थे हाँ कि उस जमाने में मतलब कि मुझे याद है कि वो लाल गेहूं का आटा और खाने वाले बाल मुकुंजी देने वाले दाता ढोलक चाल पलट के, इस तरह से मतलब कि वो अलग अलग कुछ मतलब कि उस वक्त लाल गेहूं आए अमेरिका हम्म से, क्योंकि हमारे यहाँ बांग्लादेश अकाल पड़ा पिछले 5-6 साल तक अकाल पड़ा। तो मुझे याद है हाँ कि वो तब ऐसे भी था। भगवान की जब वो होती थी तो वो महाकाल तो भोले शंभु केवल खूब लगाए ढोलक चाल पलट के हाँ। हाँ महाकाल तो भोले शंभु केवल खूब लगाए और आड़ा तिरछा खम लगाए गेरी पीपल छाए, और राम लक्ष्मण दोनों भैया जिनने जगत उठाया, और सीता को वनवास हुआ तो रावण चढ़ के आया, और हनुमान को खबर लगी तो ले सोटा धमकाया, क्या तेरी बात माँ का रावण मारू क्यों मस्ती पे आया ढोलक चाल पलट के। और यहाँ पे मतलब ये ऐसी चीजें जब गाई जाती थी और लोगों में जोश आ जाता था। तो ये 2 घंटे का एक पूर्व रंग होता था, और तब तक जब शुरू होता था सब कलाकार सादे देशों के अंदर आते थे और हम्म, प्रार्थना, गुरु की प्रार्थना और भैरव की प्रार्थना करते थे। फिर हाँ वो जाते थे अपने भैरव जी के सामने और हाँ वहां श्रृंगार करते थे। जिसको राजा बिल्कुल बनना है वहां पे सारा पहले अनाउंसमेंट हो गया कि खास राजा साहब के मुद्रे पे निगाह बनी रहे, मेहरबान सलामत। और वो राजा साहब सादे ड्रेस में आए, वो नमस्कार करके चले गए। तो इस हाँ तरह से मतलब कि फिर वो जाके डेकोरेट होते थे और 12 बजे रात में हाँ मार्च शुरू हाँ होता था, जो सुबह मैंने कई कई बार देखा कि 9-9 बज गई है, डटी हुई है पब्लिक और मतलब कि मार्च चल रहा है। जैसे खास क्या तौर पे गोपीचंद भर्तरी जब होता था, भर्तरी वाला जो प्रसंग होता था, तो जी जी सुबह 8-8 9-9 बज जाती थी, क्योंकि वो जो वैराग्य वाला हिस्सा है ना, ये शायद हाँ उज्जैन शहर की या बनारस की या हमारे मतलब के जैसे इलाहाबाद की ये मिजाज के अंदर है हाँ हाँ वैराग्य। तो ये हमारे जो मतलब के कुछ मतलब ऐसे शहर हैं जिनके अंदर वैराग्य की मतलब के बातें करने वाले, जहाँ थोड़ा थोड़ा भंग कल्चर भी है। हाँ वही है तो एक एक उसमें उच्च रहते हैं वो कोटि का अपने आनंद हाँ उसका आनंद में रहते हैं। और वो मतलब कि लेकिन वो उनका सचमुच में उसके साथ जुड़ाव भी है, विश्वास भी हाँ है। वो है ना मतलब कि हमारी तरह वो मतलब कि आडम्बरी, मतलब वो नहीं कि ऑफिस जाना है तो जल्दी जल्दी से आरती कर ली और घंटे हिला दी और मतलब कि वो और बीच में मतलब कि जरा फोन देखना, अरे वो चार्जिंग पे हम्म लगा देना, फिर मतलब कि आरती चल रही है वैसा नहीं। वो जो कुछ कर रहे हैं उसके अंदर हम्म उनका पूरा विश्वास है और पूरी श्रद्धा है। तो वो ये सही ही बात एक तरह से मतलब कि मैं समझता हूँ ये कलाकारों को जब जब मैं उनको देखता हूँ, सिर्फ यही लगता है कि ये शहरों में आके हमने जो खोया है वो यही खोया है। ट्रेनिंग कुछ नहीं होता भाई साहब, हम्म ट्रेनिंग का कोई मूल्य नहीं है। ट्रेनिंग तो असली वही है, वो जो जो मिल के टीम रात भर जो करती है, वो हाँ मतलब कि हाँ वो उसका अलौकिक आनंद है, वो मतलब कि साधारण तौर पे किसी को मिलता नहीं है। वो उसी टीम को मिलता है, 50-100 कितने कितने लोग होते हैं उसके पीछे लोगों की मदद करने वाले। हाँ तो ये ये बात है कि वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूरा हम्म, सपोर्ट अगर वो ना हो तो चीजें खड़ी नहीं हो पाए। जी और उसमें बहुत से लोग सामने भी नहीं आते थे, लेकिन ये कि वो परंपरा चलती रहती थी। जी ये एक बड़ी बात है। जी अभी जी मितुल मितुल प्रदीप जी इस कार्यक्रम को देख रही हैं, उन्होंने जी आपको नमस्कार किया, उन्होंने बताया कि अच्छा भैरू जी हमारे इष्ट है। तो हम्म। भैरू जी तो हम सभी के इष्ट हैं, पूरे उज्जैन के। सबके भैरव तो एक स्वामी रूप है, एक हमारे हाँ अंदर जो एक मतलब एक क्या क्या एक क्रिएटिव जुनून है, जिसको हम कहें जुनून। कि क्रिएटिव करने की जो इच्छा है वो भैरव है। आ, मंगला भट्ट जी उन्होंने आपको याद किया, राघव राज जी और की मंगला भट्ट जी जी। को भी और मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ वो इनके कह रही कि वो भाई आपसे छोटे बड़े हाँ भाई वो हमारे स्कूल के ही पास आउट हैं। हाँ मंगला जी ने हमको बताया था कि उनके माध्यम से ये नृत्य करने वहाँ दिल्ली गई थी, जी जी महाराष्ट्र की जगह से।
जी जी। और ये सब तो स्वामी मुस्कुरा के, शैलेंद्र व्यास, अच्छा। ये भी मस्ती के पर्याय हैं, चूरन वूरन खिलाते रहते हैं। ये संदीप लिख रहे हैं, कालिदास अकादमी हर वर्ष भरतरी समारोह कर आदरांजलि अर्पित करते हैं। एक हम्म। शैलेंद्र जी ने तेजा जी कथा को भी याद किया था बांस के जी खेल जी। के रूप में। तेजा जी की कथा भी बहुत दिव्य हुआ करती थी। वो भी मैंने बहुत बार, मतलब इतने मैंने कव्वालियां देखी, तेजा जी देखे, राम देवरा जी का मतलब के जो होता है, या फिर वो एक राम दंगल होते थे गोगा पीर के ऊपर, उसमें खूब रहा हूँ जा जाके। पहले तो ये करता, फिर मुझे ढोलक बजाना याद हो गया तो मैं रात रात भर ढोलक बजाने में मतलब के टीमों के साथ में जाया करता था। और सिर्फ आनंद के लिए, उसके बदले में कुछ मिलेगा इसलिए नहीं जाते थे। वो एक टीम है जी, हमें जाना और हमें वहां पे मतलब के क्या क्या हाजिरी लगाना जिसको कहते हैं। हम्म। तो ये तब मैं समझता हूँ उज्जैन शहर के अंदर ये सब आनंद, बड़े बड़े कव्वालियों को पास में बैठ के देखा। वो उर्स होते थे, जैसे अभी बोल रहे हैं हाँ। भरतरी, तो भरतरी के गुफा जो है उसके पास ही मत्स्येंद्र नाथ की दरगाह भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं। वहां पे एक उर्स भी होता था, और एक उनके स्मारक के ऊपर वो एक समाधि पे वो भी होता था। दोनों में ही जो मतलब तरह तरीके की परंपरा के लोग आते थे, सूफी आते थे, और हम्म। एक से एक जबरदस्त गायक आया करते थे। शहर से दूर पड़ता था, लेकिन पैदल पैदल भागते दौड़ते किसी तरह से अपने घर से 5 किलोमीटर पड़ता था। रात में जब भी खत्म हुआ तो फिर पैदल पैदल चले आ रहे, लेकिन मंडली होती थी 4 5 6 लोगों की, इस मिजाज के लोग थे। तो वो ये है कि वो शहर जो है ना उज्जैन, उस तरीके की चीजें बहुत वहां पे होती रहती थी। और भरतरी की भी, भरतरी के ऊपर भी मतलब वहां बहुत कुछ एक समारोह पहले किया जाता था भरतरी गुफा पे। हम्म। तो ये आप जब दिल्ली आ गए तो दिल्ली में एक जो नया संसार शुरू हुआ, इस बीच जैसे कि नाट्य विद्यालय के पुरोधा इब्राहिम अनका जी माने जाते हैं कि उन्होंने एक संस्थान ही लगभग एक भारतीय रंग परंपरा को अपनी ओर से अर्पित किया है। और फिर बाद में पीढ़ियों ने और समय समय पर उसकी रंग निदेशक आके जिन्होंने काम किया और एक अपना हस्ताक्षर हस्ताक्षर सिग्नेचर करके गए। तो आपके अपने क्या तजुर्बे रहे? आप तो वहां पर लगातार पहले पहले आपने उपाधियां ली, फिर वहां पर आपने खुद भी आप उसका एक हिस्सा बने, जो बाद में एक परंपरा वहां प्रशिक्षण की चल गुरु रही है। तो सब एक से एक दिव्य मिले। मतलब मोहनुप्रेती जी मिले, हम्म। पंचानन पाठक मिले, फिर कारण जी तो थे ही, फिर अलकाई साहब के साथ भी काम करने का सौभाग्य मिला, वीएम शाह के साथ में सौभाग्य मिला काम करने का। कोई हाँ। गुरु ऐसे, और फिर मतलब बाहर से जो इंटरनेशनल जो लोग आ रहे थे, चाहे पीटर ब्रूक जी। हो, उनके साथ भी मैंने वर्कशॉप किए। फिर क्या नाम है, रिचर्ड शेटनर के साथ तो एक पूरा प्रोडक्शन ही किया। फिर बारवा हाँ। के साथ में मतलब कि एक वर्कशॉप किया। सुबाकी आए थे, उनके साथ में एक वर्कशॉप किया। फिर सिसिली बेरी जो वॉइस पे, मार्लिन ब्रांडो और सर ओलिवियर की मतलब के जो टीचर है वॉइस की, उनके हाँ। साथ में मैंने 5 वर्कशॉप किए। इतनी जी। ओल्ड थी लेकिन उनके साथ में, अरे क्या टीचर थी, मजा आता। तो ये सब उनकी कृपा रही जिनसे मतलब कि हम थोड़ा बहुत सीखे, ज्ञान आया। नहीं हम्म। तो मतलब कि सचमुच में तो घाट पे बैठ के कुछ मतलब कि हमें थोड़ी मालूम था कि जिंदगी को देखना कैसे चाहिए ना। ये गुरु मिलते गए और इन्होंने मतलब कि हमें चीजों को सिखाया। 3 साल में बैरी जॉन थे, फिर राजेंद्र गुप्त भी आए, और मतलब के तरह तरह के बड़े 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 टीचरों के साथ में काम किया। 3 साल कंप्लीट करने के बाद में मैंने उसी साल सोचा, भारत भवन बन रहा था कि मेरे को ले हम्म। लेंगे। तो मैं भोपाल आया, हम्म। लेकिन कारण जी ने कहा कि ट्रेंड लोगों की जरूरत नहीं है, जाओ भागो यहाँ से। तो भगा दिया। तो मैं तो, मेरे को यहाँ पे एक भी ट्रेंड नहीं चाहिए, ड्रामा स्कूल का तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बाद में उन्होंने रख लिया 2 लोग, आलोपी हम्म। भाई और मतलब सुरेश भाई, लेकिन पहले हमें भगा दिया। तो खैर मेरे को यहाँ फेलोशिप मिल गई। फिर फेलोशिप में हम्म। फिल्म इंस्टीट्यूट गया, एक्टिंग हाँ। स्पेशलाइजेशन किया हाँ, वहां भी वहां आपने पर। डिप्लोमा किया। और फिर वहां से ड्रामा स्कूल की रेपर्टरी कंपनी में उस वक्त में ये फॉरेन विजिट पे जा रही थी। तो मुझे मतलब कि मैंने ऐसे इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। बड़े बड़े हम्म। मेरे मतलब कि जो अभी
टॉप के हीरो हैं, मतलब कि जिनको कहते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में, उन लोगों ने भी दिए थे इंटरव्यू, लेकिन उनका नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, मेरा शायद म्यूजिक की वजह से हुआ, जिसकी वजह मैं मतलब कि अपने टीचरों को देता हूँ कि म्यूजिक का जो मेरे पास में ज्ञान था वो एक हाँ अलग हाँ से मेरे पास में एक्टिंग के अलावा भी था। तो उसकी हाँ वजह से बाहर फॉरेन में बहुत शो करके आए। पोलैंड गए, जर्मनी गए, इंग्लैंड गए, फ्रांस गए, और इस तरह से मतलब कि पूरा यूरोप टूर किया। फिर वहां से आने के बाद मैं लगातार रेपर्टरी कंपनी में मैं 10 साल रहा, जबकि 6 साल के लिए रखते हैं। लेकिन मेरे को, हाँ मैं एक ऐसा बंदा था जिसको मतलब कि लगातार एक्सटेंशन मिले। मेरे को तो 12 साल तक का एक्सटेंशन मिल गया था। हम्म, लेकिन फिर मैं 10वें साल छोड़ के मैंने कहा कि ये जो कुछ ज्ञान है मुझे, मैं जिस जगह से आया हूँ वैसे ही लोगों तक लेके जाना है। ये इससे आगे मुझे कहीं नहीं जाना है। तो मैंने एक दिन रेपटरी कंपनी छोड़ दी, मैं रिजाइन किया। तो रामगोपाल बजाज थे हमारे चीफ ऑफ द रेपटरी, उन्होंने कहा कि भाई तुमने क्यों छोड़ दी, कोई हम्म, काम मिला है तुझे, सीरियल में हम्म, काम मिला है, किसी फिल्म में मिला है? मैंने कहा नहीं बच्चू भाई, मैं देखना चाहता हूँ इन टांगों में हिम्मत है या नहीं। तो 91 से लगा के 2000 तक, सुनील भाई आप मानेंगे नहीं, मैं 10 महीने हमेशा, कभी बारसूर में हूँ, छत्तीसगढ़ में जो बारसूर है, कभी गीदम में हूँ, कभी हम्म, अलीराजपुर में हूँ। मैंने मतलब हम्म, कि 10 विकास खंड अपने उसके, कभी उधर चले गए नेतरहाट, और उस तरफ की दिशा के अंदर पूरा जो हमारा विंध्याचल पर्वत है, मेरा हाँ इंटरेस्ट था कि ये इस दुनिया के सबसे पुरानी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ पे जो जनजातियां हैं, उसका कल्चर, उसके जो रिचुअल हैं, उसकी परंपरा है, उसको मुझे सीखना है। ये आधुनिकता हम्म, मुझे नहीं देगी, ये स्कूल मुझे नहीं देंगे। तो जब जा जाके मैं जब वहां रहा, बहुत सारे चीजों के अध्ययन करने में आए। फिर उसी पे मुझे एक सीनियर फेलोशिप मिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो उसके हम्म, अंदर और ज्यादा मैं मतलब कि वहां पे जाके काम किया। और साथ में नवोदय विद्यालय का एक प्रोग्राम शुरू हुआ था जन 94 में। उसको लेके हम लोगों ने, मैं और निशा दोनों के दोनों भिड़े उस काम के अंदर। हमने करीब 550 से भी ज्यादा थिएटर वर्कशॉप की, जिसके अंदर कारण जी से ने भी ज्वाइन किए, रतन थियाम जी आए, उसमें पणिक्कर साहब ने काम किया, हबीब तनवीर साहब ने काम किया। और सिर्फ हम्म, 7,500 रुपया दे पाते थे उसमें, बहुत कम बजट हम्म, था हमारे पास में। हम सबको हाथ जोड़ते थे, सर इतने ही है आप। और मेरे किसी भी टीचर ने मेरे इनकार नहीं किया। मैं उनका मतलब कि शुक्रगुजार हूँ कि हमारे उस काम के अंदर, ये हमेशा डिस्ट्रिक्ट सेंटर से दूर 40, 50, 60, 70 किलोमीटर दूर नवोदय स्कूल हैं, गांव के अंदर है, देहातों में है। जा जाके जैसे मैं गढ़चिरौली से अंदर की तरफ 90 किलोमीटर दूर एक गांव है घोट, महीने भर रह के वहां पे काम किया। वहां गया तो थोड़ा स्टडी करने लगा, तो वहां के प्रिंसिपल ने बताया कि इस इलाके में लिटरेसी रेट बहुत नीचे है, तो आप कुछ इस तरह का काम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। बोले ये कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, पहली बार कोई एक बच्चा गांव का स्कूल तक पहुंचा है। तो मैंने कहा नहीं, मेरा काम है ये। और हम्म, हमने माड़िया और मुड़िया लैंग्वेज के अंदर एक प्ले तैयार किया। और हमारे पास एक टूटी सी बस थी, उसको लेके जा जाके गांव 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 में मोटिवेट करने के लिए कि लोग हाँ बच्चों को वहां भेजे। तो इस तरीके के काम कुछ शुरू हुए। और उससे मैं लद्दाख से लगा के लद्दाख पहुंचा, तो हम्म, वहां पता चला कि वहां तो कोई कहानी लिखी हुई तो है ही नहीं, एक भी किताब। लेकिन वहां हम्म, 8 महीने वो कहानियां चलती रहती, जो दादा दादी बर्फ गिरने पर, ठंड होने पर सुनाते हैं। तो मैंने वो हम्म, सुनना शुरू की। तो पता चला 27 स्टूडेंट थे, वो ऐसी कहानी जिससे उनको कुछ एजुकेशन मिली हुई अपने जीवन में। तो वो हम्म, कहानियां सुनाना शुरू की उन्होंने। 27 कहानियां निकली। तो हमने कहा लिखो बेटा। एक ड्राइंग टीचर था, उसको कहा कि जैसे भी इनसे बने, इनसे बनवानी है ड्राइंग, इनके दिमाग में वाह वो तस्वीरें क्या है। और वो तस्वीरें भी वो, और वो कहानियां उनके हाथ की लिखी हुई, उसकी एक पूरी किताब जिल्द के अंदर बनाई, और वो उस स्कूल के अंदर रख के आया है। हम्म, ये मतलब कि मैं समझता हूँ कि ये मेरी तरफ से जो मैं कर सकता था। ऐसे ही मैंने वहां गया था बारसूर में जब काम किया, तो बारसूर हम्म, के अंदर भी मतलब कि मेरे पास में माड़िया और मुड़िया बच्चे थे। तो वहां भी हाँ हमने इसी तरह से किया। वो कहानियां, उनके गीत, उनके डांस,
वो सबको डॉक्यूमेंट किया, उसके इलस्ट्रेशन किए, और उसकी भी एक किताब बना के बारसूर स्कूल के अंदर आज भी है वो बुक, कि कभी भी अगर कोई स्थाई देखना चाहिए। और वो बच्चे के जो हैं वो कम से कम 27-30 बच्चे हैं। अगर 30 बच्चे लेते थे हम ज्यादा ज्यादा, उसके अंदर हमारे पास में इतनी गुंजाइश होती, तो ये बच्चों में से कुछ के दिमाग में तो जाएगा अपने इलाके की जो कल्चर या वो संस्कृति खत्म हो रही है, डाइंग आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, उसके प्रति प्रेम होगा तो वो फिर से जिंदा करेगा। ऐसे मैंने लगभग जहां गया मैंने इस काम को पहली प्राथमिकता दी, और 10 साल मेरे सिर्फ इसी काम के अंदर लगे। और शायद परमेश्वर या गुरुओं की कृपा थी ये, कि ये बुद्धि मुझे मतलब के देते रहे। फिर 2001 में मुझे ड्रामा स्कूल ने कहा कि नहीं भाई, आपको मतलब बहुत घूम लिया तू। वापस अंकुर जी, देवेंद्र राज अंकुर ने कहा तुम बहुत घूम चुके हो पंडित जी, चलो घर बच्चों का भी देखो। 3-4-5 हजार रुपए महीने में तुम इधर उधर दोनों मियाँ भी घूमते रहते हो, कोई मतलब नहीं है। घर पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे, उनकी जिम्मेदारियां कैसे वो करोगे। तो 2000 से लगभग मैंने फिर ड्रामा स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, और तब से मतलब कि लगातार अभी तक भी पढ़ा ही रहा हूँ। और उस दौरान फिर मतलब कि मैंने यहाँ पर ग्रुप बनाया, जिसमें श्याम सुंदर जी भी एक मेंबर हैं। पांच पांच छह जो मूल रूप से जिन्होंने बनाया था, पंत जी, निशा, रचना, हाँ श्याम जी, और हमारे और मीना, मीना मीर, अलका मोगा, और मनोज, और इस तरीके के हमारे ध्रुव कुमार सिंह, और हम सब लोगों ने मिलके एक गुजर गए जो जी जे बेदी जी थे हमारे, वो गुजर गए, GS बेदी। इन लोगों ने मिलके मतलब कि एक ग्रुप बनाया, और फिर हम उससे एक्टिविटीज करने लगे। और फिर अभी भी हम रिसर्च ओरिएंटेड ही वर्क करते हैं। अभी अभी जो मेरा लेटेस्ट प्रोडक्शन है, हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरे थे, उसकी त्रासदी की जो प्रॉप्स हैं, वो एक म्यूजियम में रखी हुई है जहाँ हाइपो सेंटर था। तो उन प्रॉप्स के को ढूंढा, वो जो तो उस पर एक अंग्रेज ने कुछ कविताएं लिखी, उन कविताओं को बेस बनाया, और वो प्रॉपर्टी किस मालिक को याद कर रही है उसकी पूरी कहानी है, लिंक मिले हैं। तो उस कहानी को डेवलप किया हमने, और फिर उसको भोपाल गैस में जो हुआ था हमारे साथ में त्रासदी, उन दोनों को मिलाया, क्योंकि त्रासदी यहाँ भी है, त्रासदी वहां भी है, और के पावर गेम यहाँ भी है, पावर गेम वहां भी है, लेकिन मरा मनुष्य है, और उसको आज तक कोई न्याय नहीं मिला है। और फिर क्या हम बात। मतलब कि हमारे पास परमाणु बम तैयार हैं एक दूसरे पे फेंकने के लिए। हम रोज मतलब कि हमारे टेलीविजन और नेटवर्क तो मतलब रोजाना कितनी झगड़े करवा चुके होते हैं कि जिसका जवाब हाँ नहीं। हाँ हाँ, तो हर आदमी दहाड़ने में लगा है। तो ये है कि ये अभी लेटेस्ट प्रोडक्शन मेरा ये है। अब दुर्भाग्य हाँ ये है कि ऐसे प्ले को कोई करवाता भी नहीं। हाँ, एक ये शो भी है। करने के बाद में हमने जापान फाउंडेशन से उनके लोगों को बुलाया था, उन लोगों ने थोड़ी मदद भी की थी, क्योंकि हमारे पास हाँ तो इतने पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं थे। यहाँ तो ऑडिटोरियम का ही 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया मतलब कि किराया देना पड़ता है। हाँ लेकिन हाँ फिर भी हिम्मत करके वो काम किया, और हाँ दुर्भाग्य से ये फिर अभी ये दौर में सब वो पीछे छूट गया। तो हाँ, लेकिन ये हाँ, भी। हाँ, आपकी बात पूरी हो जाए फिर मैं बोलता मेरा यही है कि इस तरीके का काम करने में मुझे लगता है जिसमें चुनौती हो, जिसमें रिसर्च हो, जिसमें अनुसंधान हो। नाटक करना वो नहीं कि मतलब कि वो उनने तुगलक किया था तो मैं भी तुगलक करूंगा, उनने ये किया था तो मैं भी वो करूंगा। नहीं, अगर हमने फैज अहमद फैज पे ड्रामा किया तो फैज अहमद फैज ने वो कविताएं कब और किन हालात में लिखी थी, उन हालातों को अध्ययन करके उन हालातों को क्रिएट किया, और उससे कविता को निकाला, ताकि हम उनकी मतलब कि रचनाओं को एक संवेदनशील कवि की तरह देखें। नहीं तो क्या होता है कि ज्यादातर उसको लेफ्टिस्ट बना देते हैं। अरे वो लेफ्टिस्ट से ज्यादा पहले कवि है, और कवि की जो स्ट्रगल है वो क्या है, वो स्ट्रगल जिंदगी के अंदर है, वो जिंदगी के स्ट्रगल से निकलते हुए वो क्या लिख रहा है, वही तो रचना है। तो वो सही बात। उस रचना को हमें वैसे देखना है, क्योंकि आर्टिस्ट अलग नजर से देखता है, वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं देखेगा, और देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा काम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। हमारा काम तो ये है कि जन सामान्य में हम मनोरंजक तरह से कुछ ऐसे विषयों को ले जाएं जिससे उसमें उनके लिए जीवन में कुछ आधार बने, जिनसे वो जूझ रहे हैं रोज, उनको मतलब कि उससे थोड़ा सा आनंद प्राप्त हो या लड़ने की ताकत मिले।
तो ये मैं समझता हूँ कि यही थिएटर का मतलब भी है। कितनी बड़ी प्रतिबद्धता और कमिटमेंट वाली बात है ये। काश हमारे इधर जो मझोले उम्र में और जो नई जनरेशन के जो थिएटर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये सब चीजें समझ में आती। नहीं, यही मैं कोशिश जैसे कर। मैं जी। मैं अब वही इमेजिन करता हूँ, मतलब आपने घाट की बात शुरू की, आप घाट पे बैठते थे, घाट की नदी, घाट पे आने वाले लोग, देश भर से दुनिया भर से आने वाले लोग, तरह तरह के चेहरे, प्रवृत्तियां, तमाम चीजें, वो उसके बाद वो सारे तजुर्बे लेकर, वो एक बेचैनी लेकर आप दिल्ली गए और वहां पर भी आपने कमिटमेंट वाला थिएटर किया, प्रतिबद्ध। मैं हमेशा मुझे आपकी यही मुझे लगता है कि इतना सब करते हुए मैंने उस तरह के लोगों को भी देखा है जो एकदम से बहुत पांडित्य बघाड़ने लगते हैं, जानकारी से अतिरिक्त होकर। हाँ। आप एक हमेशा एक एक अंडर करंट ही चलता रहा है। आप कभी ओवर एक्सपोज होते नहीं, लेकिन आपका काम बहुत जूझ के आप काम करते। कई 3 4 5 बार जो बड़े प्रोजेक्ट आपने भोपाल में आकर की, वो कमाल के थे। बहुत धीरज के साथ, बहुत पेशेंस के साथ एक चीज, बड़ी से बड़ी चीज खड़ी हो गई। ये सब कैसे होता है, मेरे को ये जानना है। ये अंततः मतलब आपकी ये नेचर से ही होता है। नहीं, ये एक तो मतलब इसमें मतलब कि नेचर तो है ही, लेकिन एक भाग्य भी है कि जब जब ऐसे मौके मिले आप अपनी पूरी समग्र चेतना से उसमें जुड़ जाएं। मुझे 100 साल, जब भगवत सिंह के 100 साल हुए, गवर्नमेंट ऑफ हाँ, इंडिया का एक प्रोजेक्ट आया कि नहीं 100 साल पे मतलब के भगत सिंह पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है। और वो जो कौन आपने ओपन करेगा? ओपन में किया था कहीं ना, ओपन मैंने में जो हुआ इसमें है। किया था फिरोज शाह कोटला के किले के अंदर, हाँ, मैं उसकी बात करना चाह 450 रहा चौबोली। था। हाँ, वो उसकी उसकी मेरे बात लिए कर। एक ऐसा चुनौती थी, क्योंकि 27 दिन पहले मेरे को कहा गया कि ये करना है, अभी लिखा भी जाना है, हम्म। रिसर्च भी की जानी है, फुटेज भी लाने हैं, और डॉक्यूमेंट, डाकू ड्रामा है। और फिर ये तय करना मुंबई में बड़े बड़े लोगों से इसको करवाना है, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर ये कहा गया था कि, तो मनोज कुमार ने इसमें लाला लाजपत राय किया था, जिमी हम्म। शेरगिल ने इसमें वॉइस की थी भगत सिंह की, हम्म। हमारे क्या बोले ये इसके फादर का रोल किया था कुलभूषण खरबंदा ने, भगत सिंह के। वो माँ ने हम्म। का रोल किया था रमा बिज ने। और हम्म। नरेशन किया था ओमपुरी साहब ने। कैलाश खेर ने क्या? गाना गाया, उससे गवाया मैंने। फिर उसमें हम्म। रूप कुमार राठौड़ से गवाया, सरबजीत कौर से, जिसको आपने सम्मान किया। हाँ, क्या पंजाब। ग्रेट अर, सिंगर है, बाप रे। हाँ, ने कमाल होगा। वो उस उनको उनसे मतलब के एक गाना गवाया, और ऐसे 5 गाने थे, ऐसे जबरदस्त मतलब के वो उसका कैनवास 180 डिग्री के अंदर 7 लोकेशन, 6 7 लोकेशन थे जिसके अंदर वो घटता था। श्याम जी ने उसमें लाला लाजपत राय किया था, श्याम सुंदर जी ने। और ये सारी की सारी इनसे वॉइस करवाई, फिर ये सब लोग आए परफॉर्मेंस देखने के लिए। 7 दिन जब होता था, एक एक दिन में 8 से 10 हजार लोग देखते थे, हाँ। और 7 दिन में 70 हजार लोगों से के आसपास मतलब लोगों ने उसको देखा। शीला जी ने कहा कि बेटा वो तेरे अंदर कितनी दम है, इसको और आगे ले जा सकते हैं। मैंने कहा आप बोलो सही, आप मतलब कहो, मुंह हिलाओ, हम मतलब के सब दूर जाके करेंगे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से वो आगे नहीं जा पाया। लेकिन हाँ। भगत सिंह, जिस जगह पे भगत सिंह और क्रांतिकारियों की पहली मीटिंग हुई थी, हम्म। उसी जगह मैंने प्ले किया है। ये मेरी रिसर्च है। पहली मीटिंग जब सारी क्रांतिकारियों की हुई थी, वो फिरोज शाह कोटला में हुई थी। कोई पान, कोई ऐसा मूंगफली भेष से आया था, कोई मतलब कि कुछ करते हुए आया था, कोई कुछ अलग अलग भेष में आए थे। और वहां जो आज भी एक मस्जिद है, मस्जिद के नीचे तलघर है, उसके अंदर पहली मीटिंग हुई थी क्रांतिकारियों की, जहां अशोक की ओह, लाट लगी हुई है। ठीक उसी क्या बात! जगह हमने वो प्ले को मतलब के अंजाम दिया। कल्पना कर सकते, असेंबली रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाला जो किस्सा है कि असेंबली में उन्होंने बम फेंके, तो सबसे पहले जिस जगह भगत सिंह और मतलब के उसको लाया गया था, बटुकेश्वर दत्त को, वो बिल्कुल सामने वाला थाना है। क्या तो कमाल! ये भी मतलब पहले मैंने जानबूझ के कहा कि मुझे यही जगह चाहिए। मेरे को सलीमगढ़ दे रहे थे, लाल किले के पीछे की तरफ एक सलीमगढ़ है। तो मैंने शिला जी से कहा, मैंने कहा सलीमगढ़ नहीं चाहिए। बोले आर्कियोलॉजी वाले मान नहीं रहे। मैंने कहा मेरे को ले चलो, किसी भी तरह से उनसे मनाओ, लेकिन करना यहाँ पर है। फिर आर्कियोलॉजी वाले उससे बातचीत की, तो उन्होंने कहा जी आपको मतलब 7 शो है ना,
हम इसको ज्यादा 10 दिन के लिए देंगे, लेकिन किसी में पत्थर को हाथ हाथ नहीं लगाएंगे आप। मैंने कहा ये गारंटी मैं देता हूँ, लिख के दूं अगर आप हम्म, कहें तो। हमें वो जगह मिली, हमने उसका पैरेलल स्टेज को बहुत उसी के अंदर ब्लेंड करके बनाया था। भट्टी जी जैसे क्रिएट करते हैं वैसे ही, मतलब हमने हम्म, यहाँ भी एनएसजी के मतलब के लोग मिल गए थे, उन्होंने क्रिएट किया। 450 ड्रेसेस थी, घोड़े हम्म, आते थे, तांगा आता था, उसमें गेट था एक, तो गेट से निकल के तांगा आता था, जिसमें हम्म, सैंडर्स को मारने के बाद में दुर्गा भाभी और भगत सिंह जाते थे। अद्भुत क्रिएट हुआ था। वो जो हुआ वो मेरी टीम ने जो कर दिया, वो मैं तो उनके सामने आज भी नतमस्तक हूँ। सिर्फ हिम्मत मेरी थी, किया सब उन्होंने। 450 लोग वही, अगर भिड़ते नहीं एक भाव से, तो वो चीज नहीं हो सकती थी। और आप भोपाल के अंदर भी अगर आप लोग वहाँ म्यूजियम में नहीं हो तो ये हो ही नहीं सकता। आप हैं, नहीं, अशोक भाई नहीं, हैं, गुज्जर भाई हैं हमारे, मतलब कि ये पूरे दिल से जो करना करो। और बीच बीच में मतलब कि अच्छे मतलब के संवाद भी होते हैं कभी कभी, नहीं है कहानी के अंदर थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, इसको कैसे करें। तो ये हम उसी वक्त में सुधार करते हुए कम वक्त के अंदर, लेकिन चुनौतियां, हमें जो कहना है, वो जो हमारा विचार है, हमारा दिमाग हम्म, के अंदर जो बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारे आर्टिस्टिक वर्क के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए, जिसमें भट्टी जी भी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। या हाँ, मतलब कि उसका डिजाइन करने में, लाइट, परिकर, पीछे कॉस्ट्यूम निशा जो करती हैं, मतलब वो अब हमारे पंत साहब जो है, नंद हाँ, किशोर पंत, गजब का मतलब कि वो चीजों का संयोजन करने में। मिलिंद भाई जो आके म्यूजिक बना देते हैं, वो मतलब कि मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान। मैं जो चाहता हूँ, या मेरे को जो लगता है कि ये यहाँ पर इस तरह की साउंड्स आ रही है, तो वो पानी बाबा इधर क्रिएट करते हैं बच्चे। हाँ, फिर मतलब कि हाँ। वो बन जाती है बात। और एक एक बात ये भी बढ़िया कि वो आप मार्च मार्च पिता को भी राष्ट्रीय फलक तक ले गए, वहां आपने उसके एनएचडी में कई वर्कशॉप कराए, दादा को बुलाया। दादा को और मैं हर मार्च साल शैली में वहाँ और नाटक के वहाँ मार्च शैली में नाटक भी होते। वो हमारे ये यहाँ भी। फर्स्ट ईयर में एक विषय होता है जो मतलब है लोक पे होता है। तो ओम प्रकाश हम्म, जी को, क्योंकि ओम प्रकाश जी सुर ताल सिखाने वाले बहुत बढ़िया रेयर गुरु हैं एकदम। भाषा, उच्चारण, स्वर, उसके राग, उसकी ताल, कहाँ क्या होगा, वो सब कुछ करने में तो उन्होंने 2 वर्कशॉप की, करीब 1.5 2 महीने लगे उसके अंदर। पूरे हम्म, पूरे दिन के लिए उनको, दादा को हम पूरा फर्स्ट ईयर हाँ, देते थे। और उन्होंने 2 प्ले लगे बनाए मार्च के। चंद्रकला सूरज किरण बनाया एक, और एक और प्ले बनाया। इस तरह से दादा ने 2 प्ले बनाए। ये दादा ने बार बार मेरे को कहते रहे लोकन भाई आप डायरेक्टर। मैंने कहा दादा आप मेरे को जूते मार लो, मैं आपका स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट ही रहूंगा। करेंगे आप पीछे से मेरे को हुक्म करो कि मैं क्या करना है मेरे को, क्या वो बात। उसके लिए मैं हूं। लेकिन गुरु के सामने, गुरु के रहते रहते मेरी कोई हैसियत नहीं है। और उन्होंने हर बार वो गुरुत्व ऐसा साबित किया कि चंद्रकला सूरजकंड या दोनों प्रोडक्शन जब हुए, मैं कह रहा हूँ कि रेपर्टरी कंपनी के प्रोडक्शन से भी कई गुना ज्यादा बेहतर सुरीले बच्चे फर्स्ट ईयर में गा जाते हैं। और ये ओम वही तो प्रकाश जी की ताकत है। दादा सिर्फ यही चाहते हैं। उनको असल में एक ये भी एक अच्छी बात है कि ऐसे ईमानदार गुरु को आप जैसे निष्ठावान शिष्य भी मिलना चाहिए। नहीं तो कई बार शिष्य भी गड़बड़ कर जाते हैं। नहीं, उनको लगता है वो हैं तो हम हैं, उनकी वजह से हम हैं, तो हमारी वजह से वो नहीं है। ये मतलब कि जो सोचने लगता है ना कि हमारी वजह से है, तो हमारी वजह से नहीं है, उनकी वजह से ही हम हैं। उन्होंने सही अगर बात। स्वर का ज्ञान नहीं करवाया होता, मैं 2 गुरुओं को कभी नहीं भूलता, एक ओम प्रकाश जी शर्मा, और एक मेरे और गुरु थे जिन्होंने मुझे ढोलक और तरह तरह के मतलब के गाना भी सिखाया, और थे जी, लक्ष्मी नारायण लाट। झाड़ू जी, जी। लगाते थे, वो हाँ, उसी कम्युनिटी के थे। लेकिन ढोलक कमाल, तबला कमाल, गजल, कव्वाली, शेर और शायरी, उफ, अद्भुत वो ज्ञान। दादा और मतलब कि कभी लक्ष्मीनारायण जी साथ साथ हुआ करते थे, दोस्त थे बिल्कुल, एकदम साथ साथ काम करते थे। तो संयोग हाँ, मतलब कि अच्छे गुरुओं के साथ में मिला बार 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 बार। और कुछ भाग्य हाँ, भी है, गुरुओं की कृपा भाग्य से ही मिलती है। सही बात।
ये एक वास्तव में लोग, हमारी संस्कृति और संस्कृति पुरुष जो इस तरह के हैं, इनको धरोहर मान के चलना चाहिए। और सचमुच इनसे जो ज्ञान हमारे जीवन में आ गया, अब ये तो है कि एक समय के बाद दूसरा ही उसको आगे बढ़ाता है, और उसके बाद तीसरा आगे, परंपरा इसी को कहते हैं कि परंपरा काम कर रही है। लेकिन हर जगह अब एक निष्ठावान और एक ईमानदार समय के साथ साथ लोगों की भी जरूरत है, ये एक मन में रखता है। भैया इस पूरे, अब हमारे पास लगभग 5 मिनट का समय है। इस पूरे समय में अब मैं वही जो यहाँ पर आता है कि ये कोरोना काल ने क्रिएटिव लोगों को एक तरफ एनर्जी भी बहुत दी और परेशान भी बहुत किया, दोनों बातें। आदमी लगा है, मतलब उससे बहुत सारे साधन निकाल के अपने आप को अभिव्यक्त करना शुरू तो किया है, लेकिन उसके साथ साथ एक अनिश्चितता भी वो देखता है कि आगे पता नहीं क्या होगा। तो इस समय कुछ प्रेरक वचन क्या होंगे जो आपके माध्यम से लोगों तक जाए और सबको अच्छा लगे जानकर? देखो, एक तो हम मनुष्य बने रहे, अपने आप को कलाकार ना समझे। इस वक्त में हम मनुष्य होने के नाते लड़े अपनी स्थितियों से। ये जो पूरा देश लड़ रहा है, पूरी दुनिया लड़ रही है, तो हम भी तो एक उसके अंदर छोटे से हिस्से हैं। जैसे कि अभी जो सुंदरबन में मेरे कुछ एक आध स्टूडेंट है, मैं देख रहा हूँ मनरेगा में काम कर रहा है पूरा का पूरा ग्रुप। उनके अंदर कुदाल उठाने की हिम्मत तो है। वो हिम्मत हम में होना चाहिए कि अगर हमारा मतलब है काम, रोजी रोटी इससे नहीं चल रही है, तो हम ये ऐसा थोड़ी कि मुझे अगले जन्म मुझे कलाकार न कीजिए, हे भगवान मैं कितना दुखी हूँ, ऐसे करेंगे तो ये तो मतलब कि अब वो दुख का तो अंत ही नहीं है। लेकिन लड़ने का भी कोई अंत नहीं है। अगर आपको लड़ाई लड़ना याद है तो आपको कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। ये अपने बुजुर्गों से सीखा है, गुरुओं से सीखा है, और यही इस राष्ट्र की परंपरा है। इस राष्ट्र की परंपरा हारने वालों में से नहीं है। ये हार के मतलब जीत के भी मतलब के लोगों को छोड़ देता है। 17 बार वो हमारे यहाँ पे कहानी है कि 17 बार हमने छोड़ दिया था, 18 बार उसने पकड़ते सी सिर्फ आंखें फोड़ दी और मतलब तरह तरह की, फिर भी उसने अपने अनुमान से मतलब उसको जो तीर से मारा। तो वो ये कहानी मतलब कि कोई छोटी मोटी भी नहीं है, ये बड़ी कहानी है कि सिर्फ 40-50 लोगों की टीम लेके हमारे बुंदेलखंड के हमने अभी किया ही था छत्रसाल, सिर्फ 40 बड़ी सी हजारों की सेना के अंदर रात में 2 बजे घुसते थे, और जहां तोप खाना या चीजें होती थी वहां से मतलब ब्लास्ट करते थे और चारों तरफ सेना को बिखेर के आ जाते थे। या उनके पिता, यही मतलब टेक्निक उनके पिता से शिवाजी ने सीखी थी। शिवाजी ने महाराज ने जब ये सीखने गए उनके शिष्य तो बोले तेरे पिता से तो मैंने सीखा भाई, तू मतलब क्या मुझे क्यों, मैं तुझे क्या सिखाऊं, तुम जो कर रहे हो ये सही तरीका है। आदमी कम नहीं होते है, इरादा मतलब के बड़ा होना चाहिए। और इस वक्त में कोरोना काल में अगर इरादा बड़ा है तो हम सीख रहे हैं सुनना, हम सीख रहे हैं पढ़ना। हमारे अगर रोटी की समस्या नहीं है तो मतलब कि कुछ कुछ दूसरी तरह की समस्या है। मेरे साथ में आपको तो पता है झुग्गी के बच्चे काम करते हैं, 600 बच्चे हैं। हम अभी नॉर्थ ईस्ट से आए थे 7 मार्च को, और फिर मैं अपने छोटे भाई का वो जो पहली होली थी तो वहां चले गया था, वहां से आया और ये हो गया। ड्रामा स्कूल से जो पैसे मिलने थे नहीं मिले, तो निशा ने अपनी एफडी तोड़ी और वो जो बच्चे हैं उन सबको 20-22 तारीख को एक एक को घर घर जाके दिए। उन बच्चों ने क्या किया आप मानेंगे नहीं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत सम्मान की बात है। और मैं उन बच्चों को और ज्यादा मतलब के प्यार आता है उनके, कि उन्होंने सबने पैसे इकट्ठे किए और लोगों के लिए सामूहिक खाना, मतलब रोज खाना बनाते और गरीबों को खाना खिलाते हैं। क्या बात। इस काम के अंदर फिर अवतार भाई, उनकी वाइफ खुलना सानी, और भी लोग जुड़ गए, परवेज भाई, निशा, ये सब ने मिल के वहां पे करीब 20 दिन तक, जो मतलब बहुत मुश्किल के दिन थे, 20 दिन तक उन बच्चों ने मतलब के हिम्मत दिखाई, राह उन्होंने दिखाई। हम तो फॉलोअर थे छोटे मोटे, वो भी हमें मतलब हम, लेकिन सब लोग इस हालत के अंदर भी एक दूसरे को सहयोग करें। निराशा का भाव हमें आ सकता है, लेकिन उस निराशा से उस क्षण को निकाल देना, क्योंकि ये दिन भी नहीं रहेंगे। प्रमोद गणपत्य भाई की मतलब ये वो है मेरे
मेरे को लिख के एक बार भेजा था, मैं आज भी मेरे पास लिखा हुआ है, ये दिन भी नहीं रहेंगे। मतलब कभी भी कोई दिन बुरे नहीं होते, और अच्छे भी दिन आएंगे तो अच्छे भी दिन आते हैं, बदलते हैं, वक्त चेंज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और 5-7 सेकंड बचे, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक बार और आना है। जरूर, जब आज